हे गाइस, वेलकम टू अग्नि बैच। आज हम बात करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 विच इज अ लिंक ऑफ योर चैप्टर नंबर 3, क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे से देख लिया है। यदि नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को फिर से देखिए एंड देन लेट्स मूव टू दिस चैप्टर नंबर 4। यहां पे हम लोगों ने पहले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देख लिए थे, फर्टिलाइजेशन देख लिया था, बच्चे का डेवलपमेंट देख लिया था और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी और लैक्टेशनल पीरियड भी देख लिए थे। अब बात ये आ जाती है कि ओवरऑल इसमें हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे इसी रिप्रोडक्टिव सेक्शन के एस्पेक्ट पे। तो चलो जरा पहले समझते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ को क्या डिफाइन किया था, फिर अपने चलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ। ठीक है, सो डब्ल्यूएचओ ये बोलती है हेल्थ पे 4 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। द फर्स्ट थिंग इज फिजिकल, इमोशनल, फिर बिहेवियरल एंड सोशल। ये 4 एस्पेक्ट यदि परफेक्ट है किसी इंडिविजुअल का, तब हम लोग उसको बोलेंगे अ परफेक्ट हेल्दी इंडिविजुअल। अब इन्हीं 4 एस्पेक्ट को यदि मैं रिप्रोडक्टिव बेसिस पे लेता हूं तो हम लोग उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो जरा बात करते हैं इसके लिए भारत ने क्या किया है। अभी देखो, जैसे ही आजादी हुई लोगों को ये तो पता चल गया था कि इंडिया इज गोइंग टू बूम इन विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉपुलेशन। सो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 1951 में इन्होंने फैमिली प्लानिंग वाला प्रोग्राम तो निकाल लिया। और ऐसे ही आप यदि नोटिस करेंगे तो आप देख पाओगे 1952 में, यहां पे देखिए ऊपर की तरफ, 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फिर 1977 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ऐसे सारे बहुत सारे प्रोग्राम निकाले ताकि लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सके। बट इतना कुछ खास तो हुआ नहीं। बट अभी ये रिप्रोडक्टिव के कोई भी एस्पेक्ट को, कोई भी ऑपरेशन को कोई यदि डील करता है तो वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, आरसीएच। प्लीज याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म के बेसिस पे भी आ सकता है। ठीक है, तो आरसीएच दैट इज योर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, वो सारे रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट के ऊपर अभी ध्यान देता है, कोई भी ऑपरेशन हो जाए। ठीक है, इंडिया में। नाउ ये सारे प्रोग्राम का फंडा क्या रहता है या मोटो क्या रहता है? सबसे पहली चीज रहती है कि लोगों को इसके बारे में अच्छे से, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में अच्छे से बता सके कि सोसाइटी में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है और आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। यही नहीं बल्कि किस तरीके से बर्थ कंट्रोल होता है, किस तरीके से एक प्रेग्नेंट मां का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सिर्फ प्रेग्नेंट मां का ही नहीं बल्कि जब बच्चा पैदा भी हो जाए तो उस मदर का एज वेल एज उस चाइल्ड का कैसे ध्यान रखना है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो लोगों को समझाया जाए। नेक्स्ट, मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, बराबर की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ये सारा नॉलेज ये प्रोग्राम देती है। ऑन द अदर हैंड यही नहीं बल्कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में कि लोगों की आबादी किस तरीके से बढ़ रही है हमारी भारत में, वो बताया जाए, जो कि मैं अभी कर भी रहा हूं। ओके, और सोशल इविल सच एज योर सेक्स अब्यूज एज वेल एज सेक्स रिलेटेड क्राइम सच एज योर रेप केसेस, इन सब के बारे में भी लोगों को पता चलना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर और उसके अगेंस्ट हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये स्कूल में क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैं यहां पे क्यों पढ़ा रहा हूं, मुझे क्या मजा आ रहा है ये सब पढ़ाने में। देखिए, एक चीज समझिए, ये चैप्टर में इतना ज्यादा मार्क्स कैरी नहीं करता। जितने अभी तक हम लोगों ने चैप्टर पढ़े उस हिसाब से ये चैप्टर में उतना ज्यादा वेटेज नहीं है। बट जिंदगी के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है और किस तरीके से एक प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं मैं क्यों पढ़ा रहा हूं या स्कूल क्यों पढ़ा रही है या ये चैप्टर क्यों रखा गया। सबसे पहले, टू अवॉइड द मिथ। देखो, लोगों के बहुत सारे कहने आएंगे कि भाई ये होता है वो होता है, बट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फैक्ट्स, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ ऑफ ईच एंड एवरी मिसकंसेप्शन जो लोग जनरेट करते हैं। यही नहीं बल्कि आपको मैं एक प्रॉपर नॉलेज दे रहा हूं कि भाई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका ये एज, ये उम्र, दिस इज एन एडोलेसेंस, जहां पे हमें पता है ये एक टीनेजर, एक ऐसी ग्रुप है जो कि ना ही बच्चा है ना ही बड़ा है, वो एक ट्रांजिशन स्टेट है जहां पे वो बच्चे से बड़े में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए इतने सारे हार्मोनल चेंजेस और इतना सारा मॉर्फोलॉजिकल भी चेंजेस आ रहा है ना, फिजिकली भी हम लोग बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको सारी चीजें पता रहनी चाहिए।
ठीक है, कि रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली क्या क्या हम लोग देखते हैं। ओके, किस तरीके से इन फ्यूचर सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए, एसटीडीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द एड्स। ओके, क्योंकि ये सब बढ़ती प्रॉब्लम्स है गाइस, सो वी नीड टू नो दैट। अब इन्हीं चर्चों के ऊपर बात करूं तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज योर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन गाइस, और इसका कुछ नहीं हो रहा, और दैट्स व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन इंडिया आल्सो। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक टू द स्टैटिस्टिक्स, कुछ समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है धरती में। बात करें 1900s के बारे में, तो 1900 में दुनिया की पॉपुलेशन थी सिर्फ 2 बिलियन। ओके फाइन गुड, बट जैसे 100 साल, जस्ट 100 years, नॉट मच, ठीक है, बस 100 साल जैसे ही गुजरा, हम देख रहे हैं जैसे ही 2000 आया, हम लोग देख रहे हैं पॉपुलेशन कितनी पार मार गई, 6 बिलियन, 3 गुना बढ़ गया सिर्फ 100 सालों में। ठीक है, अब यही भारत के बारे में बात करें तो भारत कहीं पीछे नहीं है। जरा देखिए, यहां पे हम देख रहे हैं कि 350 मिलियन पॉपुलेशन था जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी, तब का सेंसस ये बताता है। ठीक है, 350 मिलियन, ओके, सुन के ठीक लग रहा है। अब जरा देखिए कि 1 बिलियन हो गया 2000 साल में, 2000 में 1 बिलियन का पॉपुलेशन, और 2011 में तो 1.2 बिलियन हो गया, राइट। और यही मैं अभी की बात करूं, मतलब यदि मैं 2020 की बात करूं, तो अभी अभी पॉपुलेशन 1.38 बिलियन के आसपास है, जो कि और बढ़े ही जा रहा है। चाइना 1.4 बिलियन के आसपास चल रहा है, मतलब अपने बस चाइना को छूने वाले हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले पे। तो और इससे मैं एक चीज बता सकता हूं कि हर छठा इंसान इस दुनिया में इंडियन होगा, ठीक है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है धरती का। तो चलो थोड़ा समझते हैं कि क्या क्या एग्जैक्टली व्हाट कैन बी द रीजन, क्योंकि अपने भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कतई ज्यादा है, और इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत जल्दी हो भी रहा है। और जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि बाय 2040 पॉपुलेशन 9 बिलियन, ओके, 9 बिलियन पार मार सकता है। 2040 के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे कि 9 बिलियन के ऊपर पॉपुलेशन पार मारेगी, तो इट इज वेरी मच, वी नीड टू बी कॉन्शियस कि भाई एग्जैक्टली अब क्या करना चाहिए कि पॉपुलेशन को थोड़ा सा कम करें। देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ क्यों रही है यार, व्हाट इज द रीजन। द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट कम्स इन आवर माइंड इज कि लोगों की हेल्थ फैसिलिटी बेटर हो रही है, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हो रही है, लिविंग स्टाइल बेटर हो रही है, कंडीशंस बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे पहले हॉस्पिटल्स इतने ज्यादा नहीं थे, और अभी हॉस्पिटल उतने ही ज्यादा डेवलप हो रहे हैं, फ्री सर्विसेज मिल रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से हम क्या देखते हैं कि डेथ रेट कम हो रहा है। लोगों की जो पहले का जो मरने की जो रेट है वो काफी ज्यादा कम हो गया। देखने जाए तो ये अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बढ़ता ही चला जा रहा है ना। यही नहीं, हम देखते हैं पहले क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी खास थी नहीं, तो हम लोग देखते हैं कि भाई मदर की भी जो डेथ है वो थोड़ी सी ज्यादा थी, इवन फीटल डेथ भी थोड़ा सा ज्यादा था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों ही हो चुका है कम। जैसे कि आप देख सकते हो मैटरनिटी मोर्टालिटी का मतलब हो जाता है डेथ, ओके, उसका मतलब हो जाता है डेथ, तो जो डेथ रेट है वो कम हो गया। ओके, उसके बाद इन्फेंट का भी मोर्टालिटी का मतलब अभी अभी मैंने आपको बताया, दैट इज बेसिकली द डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। यही नहीं, अभी जो पॉपुलेशन है उसमें ज्यादातर रिप्रोड्यूसिबल एज है, मतलब जो बच्चे पैदा कर सकते हैं उसकी पॉपुलेशन अभी दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे डेवलप हो जा रहे हैं। ओके, बट इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा यह हो रहा है कि लोगों को पड़ रही है कमी। किस चीज की? जॉब की कमी पड़ रही है। जॉब की कमी की वजह से हम देखते हैं कि बेसिक नीड, खाने की कमी पड़ रही है, रहने की कमी पड़ रही है, कपड़ों की कमी पड़ रही है गाइस, ठीक है। इसीलिए बर्थ कंट्रोल हम लोग इस चैप्टर पे पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें की हुई है। ऐसे प्लानिंग्स उन्होंने बहुत पहले से इनिशिएट कर दिया था। उसमें से हम देखते हैं उनका सबसे पॉपुलर स्लोगन, हम दो हमारे दो, मतलब एक कपल के 2 बच्चे हो, दैट इज मोर देन इनफ। बहुत सारे लोग तो 1 चाइल्ड नॉर्म भी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें वो सिर्फ एक ही बच्चा लेते हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन को धीमे धीमे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे एक और चीज जो हम देखते हैं वो है कि शादी करने की उम्र को बढ़ाई गई है। लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल कर दिया गया है,
ताकि वो एक ऐसा उम्र है जहां पे वो सेंसिबल भी हो सकते हैं, समझ बूझ सकते हैं, ठीक है, जल्दबाजी ना करे शादी में और ना ही बच्चा पैदा करने में, है ना। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब मान लीजिए कि हमें बर्थ को कंट्रोल करना है और आपके पास एक फैक्ट्री है, तो आप ऐसा कैसा कॉन्ट्रासेप्टिव बनाएंगे ताकि लोगों को वो पसंद भी आए और साथ ही साथ काम भी लगे, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं दैट इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, मतलब ये अच्छा खासा काम करना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अ यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट, आराम से उसको यूज कर सके, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना हो। नेक्स्ट थिंग, इजीली अवेलेबल, दुनिया के हर कोने में, एक छोटी से छोटे गांव में भी वो अवेलेबल रहे और बड़े से बड़े शहर में भी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इफेक्टिव होना चाहिए भाई साहब, कतई ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा पता चले कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव तो यूज किया पर वो कोई काम का ही नहीं लगा, तो ये तो फालतू की बात हो जाए। तो दैट्स व्हाई इट शुड बी वेरी मच इफेक्टिव। नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिवर्सिबल। हमें ये चीज के ऊपर भी ध्यान देना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल, अब देखिए एक कपल है, उनको अभी बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, और उन्होंने वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज किया है, बट जब उन्हें वापस से बच्चा चाहिए तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यदि यूज ना करे तो फिर से माँ बाप बन सके, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो डिवाइस यूज किया उसके बाद और माँ बाप ही ना बन सके वो लोग, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट शुड बी अगेन अ पॉइंट। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज, हम देख रहे हैं दैट ना बराबर साइड इफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि साइड इफेक्ट की वजह से आपका सेल्स, ये प्रोडक्ट का सेल्स भी कम हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इंसान सेक्स करता है फॉर देयर प्लेजर, सो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर रहा है उसके वजह से उसमें, उसके सेक्स ड्राइव में, डिजायर में, या उसका जो भी एक्ट है, सेक्सुअल एक्ट है, उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं आनी चाहिए, कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो जरा सारे जो जितने भी हमारे देश में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अवेलेबल है सबके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके, जरा देखते हैं। यहां पे मैंने आपको पूरा का पूरा एक लिस्ट दे दिया है जहां पे आप 6 अलग अलग टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देख सकते हो। लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट वन, दैट इज द नेचुरल और द ट्रेडिशनल मेथड। यहां पे कोई अपने डिवाइस नहीं यूज कर रहा है, कोई भी डिवाइस नहीं यूज कर रहे, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, वेरी नेचुरल प्रोसेस, कोई डिवाइस नहीं यूज करना। क्या देखेंगे, बस ऐसा ध्यान रखेंगे कि स्पर्म और ओवम ये एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, ये मेरा मेन मोटो है, ठीक है। जरा देखते हैं, सबसे पहले आ जा रहा है दैट इज योर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। यहां पे गणित भी बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कब करे कब ना करे इंटरकोर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉइटस इंटरप्टस। इसमें मैं एक बहुत ही छोटा सा वर्ड यूज करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज योर पुल आउट गेम, ठीक है, पुल आउट गेम, इसको स्लैंग भाषा में यही बोलते हैं भाई, ठीक है, कॉमनली यही बोला जाता है। और लास्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज योर लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज बेसिकली द लैक्टेशनल पीरियड, राइट। तो ये लैक्टेशनल पीरियड के ऊपर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 3 मेथड्स हैं और ये 3 कंडीशंस के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, एक एक को जरा देखते हैं। सबसे पहले बात करें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में, तो ये पीरियोडिक साइकिल के ऊपर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर है। मान लीजिए कि वो जो फीमेल है, हमें पता है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग 14th डे में ओव्यूलेशन होने वाला है, ठीक है। साइकिल में हमें पता है 14th डे में ओव्यूलेशन होने वाला है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक चीज जो मुझे पता है कि जो स्पर्म जो होती है वो लगभग 72 आवर्स तक अलाइव रह सकती है, ओके, 72 आवर्स तक अलाइव रह सकती है। नाउ फॉर एन एग्जांपल, यदि मैंने 13th डे या 12th डे में यदि इंटरकोर्स किया, ठीक है, वी हैड अ सेक्स, देन व्हाट हैपन इज कि वो स्पर्म तो जिंदा ही रहेगा फीमेल के वजाइना में या जो भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है, और फिर ओव्यूलेशन भी हो गया। अब दोनों हो गए, दोनों पास आ गए तो ऑफ कोर्स फ्यूज हो जाएंगे और फिर बच्चा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान देनी है कि आप ये ओव्यूलेशन के टाइम स्लॉट पे सेक्स ना करें, ठीक है। तो उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14वां दिन है वहां पे ओव्यूलेशन होता है, उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आप सेक्स ना करें, ठीक है, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज द फर्टाइल पीरियड। इसीलिए यहां से स्टार्ट करके यहां तक के टाइम स्लॉट पे इंटरकोर्स ना करें। समझ में आया? उसके पहले करें कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, बट ये टाइम स्लॉट पे नहीं होना चाहिए, वरना बच्चे होने के चांसेस मैक्सिमम है। ओके, नेक्स्ट थिंग आ जाता है दैट इज योर विड्रॉल मेथड और कॉइटस इंटरप्टस। इसका मतलब क्या होता है ना कि जब भी ऐसा लगे कि यार अब क्लाइमैक्स आ चुका है और स्पर्म निकलने वाला है, सीमेन निकलने वाला है, तुरंत पेनिस को पुल आउट कर लो, वजाइना से निकाल लो और फिर सीमेन को फीमेल वजाइनल ट्रैक से बाहर निकाले। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर पुल आउट गेम इन अ नॉर्मल स्लैंग लैंग्वेज। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है, इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने थर्ड चैप्टर में बोला था सबसे पहले जो फ्लूइड निकलती है वो है काउपर्स ग्लैंड से निकलने वाली फ्लूइड, और वो फ्लूइड क्लाइमैक्स से पहले अपने आप निकल जाती है और उसमें स्पर्म हो सकता है। सो यदि उसमें स्पर्म हुआ तो अब मैं क्या देखूंगा कि मैं तो चलो क्लाइमैक्स का वेट कर रहा हूं कि क्लाइमैक्स जब आएगा तब हम लोग पुल आउट कर लेंगे, पर उसके पहले ही काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के वजह से जो फ्लूइड फीमेल के वजाइना में चला गया है और उसमें स्पर्म हो भी सकता है, तो उसके वजह से भी वापस से वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। सो ये सुन के तो इजी लगता है, बट इट इज नॉट सो इजी बिकॉज थोड़ा बहुत फ्लूइड पहले से ही निकल सकता है। अगेन अ रिस्की मेथड। ओके, नेक्स्ट थिंग आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज योर लैक्टेशनल एमेनोरिया। हमें पता है कि जैसे ही अभी न्यूबॉर्न बेबी आया है और एक फीमेल अपने लैक्टेशनल पीरियड में है, वो कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीड करवा रही है, तो उस टाइम पे उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी भी सीज आउट रहता है, बंद रहता है। उस दौरान यदि कोई कपल इंटरकोर्स करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रहा है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रहा है तो एग ही प्रेजेंट नहीं है, तो स्पर्म जाएगा भी अंदर, यदि फीमेल के अंदर जाएगा तो भी क्या है, बच्चा नहीं होगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, बट द पॉइंट इज ये तीनों ही मेथड में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि कोई डिवाइस तो यूज नहीं कर रहे, नेचुरल प्रोसेस है, अपने हिसाब से देख रहे, बट फेलियर्स आर हाई, क्योंकि हमें लिटरली नहीं पता। अभी मान लीजिए लैक्टेशनल एमेनोरिया 6 महीने का टाइम स्लॉट देता है कि भाई बच्चा होने के 6 महीने तक शायद मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, शायद। अब यदि हो गया तो वापिस से मदर प्रेग्नेंट हो जाएगी, है ना, वापिस से वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। सो दिस ऑल ऑफ द थ्री आर वेरी वेरी रिस्की इन नेचर। बात करें आगे, दैट इज योर बैरियर मेथड। बहुत ही कॉमनली यूज किए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। यहां पे हमारा ध्यान ऐसा रहता है कि भाई स्पर्म और एग को फिजिकली एक दूसरे से मीट नहीं होने देना। हाउ विल आई डू दिस? बाय यूजिंग कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्स। पहले कॉन्डम के बारे में बात करते हैं, फिर अपने आगे धीमे धीमे बढ़ते हैं। सो बात करें कॉन्डम्स के बारे में, तो मेल कॉन्डम भी होता है और फीमेल कॉन्डम्स भी अवेलेबल होता है। मेल कॉन्डम ऑफ कोर्स पेनिस के ऊपर पहना जाता है, और जो फीमेल कॉन्डम होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं एंड इट इज इंसर्टेड इनसाइड दी वजाइना। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि वो वजाइना और सर्विक्स को कवर करता है। अब ये कॉइटस के पहले, जस्ट कॉइटस के पहले पहन लेना चाहिए, एंड ये पूरा ध्यान रखती है क्योंकि ये एक रबर का शीट होता है, तो यदि स्पर्म निकलेगा तो वो रबर के शीट में निकलेगा, तो वो फिर फीमेल के वजाइना में जा नहीं सकता। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर योर कॉन्ट्रासेप्शन, राइट। सबसे कॉमन एग्जाम्पल दैट इज योर निरोध। निरोध इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्डम्स जो कि गवर्नमेंट बेस्ड है और बहुत ही चीप रेट में बहुत सारी पब्लिक को इजीली मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पे बात करें तो कॉन्डम्स क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर है? वाई ना वाई? हम देखते हैं दैट ये एसटीडी से बचाता है, एसटीडी एंड एड्स से बचाता है, क्योंकि ये पेनिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट दे दिया। तो लिटरली ये दोनों ही जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहे, क्योंकि इसके ऊपर तो एक कोट लग गया है, तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो एसटीडीज और एड्स से बच जाएंगे। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि ये डिस्पोजेबल है, मतलब कि आप यूज करो उसके बाद फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है, फेंक मतलब सेफली। ओके, नेक्स्ट थिंग, आप इसको खुद से इंसर्ट कर सकते हो, खुद ही पहन सकते हो, एंड इट इज लाइक वो थोड़ी प्राइवेसी को मेंटेन करती है, राइट। किसी को लाइक डॉक्टर्स को या किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन बेसिकली यूज ऑल बाय योरसेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया। नेक्स्ट थिंग आ जाता है दैट इज योर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट। ये बेसिकली बना हुआ तो रबर के थ्रू ही बना हुआ रहता है। आप देख सकते हो, यहाँ पे फिगर देख सकते हो, ये फीमेल के वजाइनल ट्रैक में इंसर्ट किया जाता है, वो भी डायरेक्टली टू द सर्विक्स। यहाँ पे जरा देखिए, दिस इज बेसिकली द सर्वाइकल रीजन, बराबर। हम देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट सर्विक्स है और ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे वजाइना है। तो वजाइना और सर्विक्स के जस्ट ओपनिंग पे ये कप जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये सर्वाइकल कप इसीलिए बोला जाता है।
अब इसके अंदर वो लोग स्पर्मिसिडल क्रीम भी डाल देते हैं। अब स्पर्मिसिडल क्रीम क्यों डालना है? क्योंकि क्रीम अंदर लगा देंगे ना तो एटलीस्ट वी आर 100% श्योर। देखिए, सर्विक्स के ऊपर वो कप लगा दिया, अब कप लगा दिया तो कायदेसर सी बात है स्पर्म अंदर तो जा नहीं पाएगा, और यदि चला भी गया तो बिकॉज ऑफ दिस स्पर्मिसिडल क्रीम्स एंड फोम्स हम देखेंगे ये स्पर्म तुरंत तभी मर जाएगा, मतलब वो स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। डन। नेक्स्ट हम लोग यहां पे देखते हैं थर्ड तरीका, दैट इज कॉल्ड एज योर आईयूडीज, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। अब यूटेराइन बोल दिया मतलब ये डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर दे रहा होगा यूटेरस से, है ना? ओके, सो इट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग यू टू द यूटेरस। तो पहले तो हम लोगों ने देखा पेनस के ऊपर, वजाइना के ऊपर कोटिंग, फिर हमने देखा सर्वाइकल कैप, सर्विक्स के ओपनिंग पे, अब तो सीधे यूटेरस में भेज रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी अपने क्या क्या चीजें देखते हैं, ये बेसिकली डॉक्टर्स करके देखते हैं। एंड यस, इट इज वेरी वेल सेफ, ऐसी कोई बात नहीं होती कि भाई कोई खतरनाक चीज है, क्या है भाई ये एक डिवाइस पूरा यूटेरस के अंदर डाल दे रहे भाई बड़ा खतरनाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये क्या करेगा तो हम देखेंगे कि भाई इट इज एन आइडियल मेथड फॉर डिलेइंग प्रेगनेंसी और स्पेस चाइल्ड। अब स्पेस चाइल्ड का मतलब क्या है? अब मान लीजिए मेरे पास पहले से एक बच्चा आ चुका है, ठीक है, आई गॉट माई फर्स्ट बेबी, और मुझे अब पता है कि आने वाले 3, 4, 5 सालों तक मुझे अभी सेकेंड बेबी नहीं लेना है, तो मैं ये आईयूडीज यूज कर सकता हूं, और ये आईयूडीज की वजह से मुझे फिर और दूसरा कोई डिवाइस यूज करने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरे पहले और दूसरे बच्चे के बीच में गैप जनरेट कर सकता है। डन। सो दैट्स वाई इट्स वेरी मच यूजफुल, क्योंकि इसकी एक डिवाइस ही लगभग 5 सालों तक चल जाती, कोई दिक्कत बिना। ठीक है, तो ये आईयूडीज भी अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका नॉन मेडिकेटेड, दूसरा आ जाता है कॉपर बेस्ड, और तीसरा आ जाता है हार्मोन बेस्ड। चलो तीनों को थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका नॉन मेडिकेटेड वाला। ओके, अब नॉन मेडिकेटेड मतलब इसमें कोई लिटरली कोई दवाई तो है नहीं। ओके, कोई ऐसा हार्डकोर केमिकल नहीं है, पर हाँ इसमें हम लोग बेरियम सल्फेट जैसे कंपाउंड जरूर देखते हैं जो धीमे धीमे प्रोड्यूस होता है, एंड इट बेसिकली रिटार्ड द स्पर्म मोटिलिटी। वो जो स्पर्म का जो मूवमेंट करने की जो ताकत है ना, वो उसको काफी ज्यादा रिड्यूस कर देती है। ठीक है, और इसीलिए स्पर्म आगे बढ़ ही नहीं सकता यार, यूटेरस से ऊपर पहुंच नहीं पाता। और दूसरा चीज ये स्पर्मिसिडल इफेक्ट भी देता है कि स्पर्म को जाते जाते ही खत्म कर दे। इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है आपका लिपिस लूप। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज योर कॉपर बेस्ड। अब ये कॉपर क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी और फर्टिलाइजिंग कैपेबिलिटीज को रिड्यूस डाउन कर देती है। मतलब हिलने की ताकत, स्पर्म का जो मूवमेंट करने की ताकत है वो तो गई, अब मूव ही नहीं कर पाएगा तो फैलोपियन ट्यूब तक कहां से पहुंचेगा। और दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि ये इंप्लांटेशन में भी रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉपर का जो आयन है वो देखने जाए तो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को भी रोक देता है। मतलब स्पर्म और एक दूसरे से फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे, बात ही खत्म। हाँ ना, प्रेग्नेंट ही नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसका कॉमन एग्जांपल आ जाता है आपका कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड 375। आप यहां पे देख सकते हो ये है लिपिस लूप। ठीक है, ये है लिपिस लूप, यहां पे आप देख सकते हो दिस इज योर कॉपर टी, राइट। सो ये सारे अलग अलग डिवाइसेस हमारे पास। ये रहा मल्टीलोड 375, इसको हम भूल कैसे गया। ओके, सो डन, दिस इज योर कॉपर बेस्ड। और उसके बाद आ जाता है द थर्ड वन विच इज योर हार्मोन बेस्ड। अब ये हार्मोन बेस्ड में जरा देखिए ये लोग क्या करते हैं, ये कॉपर टी जैसा ही दिखता है, इसमें ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई की तरफ भी आप जाओगे तो 3.2 सेंटीमीटर के आसपास है। मतलब ये छोटी सी डिवाइस है जो कि यूटेरस में डायरेक्टली इंसर्ट करना है। इसकी खास बात यह है कि इसमें डालते हैं लेवोनोर्जेस्ट्रिन। अब ये क्या होता है? इट इज जस्ट एनालॉग टू दी प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, इंप्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम यहां पे क्या देखते हैं कि वो यूटेरस को पूरा अनसुटेबल कर देता है फॉर इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन ही नहीं होने देना। मान लीजिए कि भाई स्पर्म और एग ने फ्यूज तो कर लिया, फ्यूज होने के बाद जाइगोट भी बन गया, पर उसका इंप्लांटेशन तो होना चाहिए ना 7वें 8वें दिन पे इंप्लांटेशन, पर अभी इंप्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी किस बात की, तो वहीं पे बंद। ठीक है, तो इसका LNG-20 इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस। अब आगे देखते हैं चौथा, कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन फॉर द फीमेल्स। अब यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, यहां पे ये पूरा हार्मोन बेस्ड होता है। यही सबसे खराब चीज रहती है कि हार्मोन बेस्ड होता है, पूरे हार्मोन की बैंड बजा देता है फीमेल के साइकिल की। हम यहां पे देखते हैं या फिर ये सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड होगा। यदि ये प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बेस्ड तो होगा ही होगा। ठीक है,
और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं दवाइयां। यदि आप नोटिस करोगे तो ये पत्ते की तरफ देखिए तो आप देख पाओगे दैट पहले तो ये देखिए, मैं यहां पे सर्कल कर रहा हूं, गिन लीजिए यहां पे 21 दवाइयां, ठीक है। जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ, मान लीजिए आज डे 1 है, ठीक है, आने वाले 5 दिनों तक मेंस्ट्रुअल फ्लो होने वाला है, लगातार वो जो फीमेल है वो ब्लीड आउट करने वाली है। तो जैसे वो ब्लीड आउट करने वाली हो, ध्यान ये रखना है कि जैसे ब्लीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके तीसरे या 5वें दिन से ये दवाई स्टार्ट कर देनी है, ये व्हाइट वाली, और लगातार 21 डेज तक लेते रहना है, ठीक है, लगातार 21 डेज तक लेते रहना है। तो ये क्या होगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा के रखेगा। अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, हम देखेंगे या फिर ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा बैंड बजा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ओव्यूलेशन नहीं है, एग नहीं है, एग नहीं है तो भाई अब एग ही नहीं है तो स्पर्म आए तो आए, क्या फर्क पड़ता है, प्रेग्नेंट तो होने ही नहीं वाली क्योंकि एग ही नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। फिर 21 दिन के बाद जब वो ये सफेद वाली दवाई लेना बंद करेगी, उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि वापस से जो पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम है वो झड़ने लगेगा। अब झड़ने लगेगा तो मतलब खून बहुत ज्यादा निकलेगा। अब खून निकलेगा तो खून निकलेगा तो ऑफकोर्स हम लोग देखेंगे आरबीसी निकलेगी। आरबीसी निकलेगी तो मतलब हीमोग्लोबिन कम होगा। अब हीमोग्लोबिन कम होगा तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे आयरन की कमी होगी, राइट। तो इधर अपने क्या देख रहे हैं कि भैया जी 21 दिन के बाद ऑफ कोर्स सी बात है मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा और उस फ्लो में ब्लड लॉस होगा, ओके। और हम नहीं चाहते कि ब्लड लॉस के वजह से वो बंदी अनीमिया का शिकार बने, ओके, क्योंकि ब्लड लॉस हो जाना मतलब अनीमिया का शिकार, और हम ये नहीं चाहते। दैट्स वाई उनको ये लाल पट्टी दी जाती है। ये जो लाल वाली दवाई है वो उस 7 दिनों तक लेना पड़ता है। ये लाल वाली दवाई किसके ऊपर है, दिस इज बेसिकली आयरन बेस्ड, इसमें आयरन पार्टिकल प्रेजेंट है। और आयरन से क्या होगा, नए हीमोग्लोबिन बनेंगे, और हीमोग्लोबिन बनेगा तो नया ब्लड सेल्स बनेंगे। इज दैट क्लियर। तो ये है पूरा एक पैकेट का इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि ये ओव्यूलेशन को रोक देता है, इंप्लांटेशन को रोक देता है, इवेंचुअली हम देखते हैं कि सर्वाइकल म्यूकस को भी मोटा कर देता है ताकि स्पर्म ही अंदर ना आ पाए, क्योंकि सर्वाइकल यदि मोटा हो जाएगा, अभी गैप बने रहेगा तब तक ठीक है, पर यदि सर्विक्स यदि मोटा हो जाएगा तो ब्लॉक कर देगा और स्पर्म ऊपर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी मच इफेक्टिव। और इसमें आजकल हम देख रहे हैं कि भाई साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। और किस तरीके से लेना है वो मैंने आपको यहां पे नीचे बता दिया। डन। अब जरा नेक्स्ट थिंग की तरफ अपने ध्यान देते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सहेली। चलो बात करते हैं इस पे क्या है। ओके, सो सहेली एक बिल्कुल ही नायाब कॉन्ट्रासेप्टिव है, जहां पे इसको किसने बनाया है, सीडीआरआई ने बनाया है। सो सीडीआरआई कौन है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में मौजूद है, ठीक है। अब ये क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, बिकॉज इट इज नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, ओके। इसमें स्टेरॉइड्स जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। एंड इंपॉर्टेंटली हम देखते हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लेना है भाई साहब, और इसमें साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, और इसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो बहुत ही तगड़ा है, मतलब कि बच्चा नहीं होगा फॉर श्योर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज बिकमिंग डे बाय डे मोर एंड मोर पॉपुलर। बात करते हैं आगे इंजेक्टेबल्स। अब इसमें कैसा रहता है ना, ये थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया रहता है, या ऑन द स्पॉट, ठीक है। मतलब ऐसा हो जाए कि भाई अभी इंटरकोर्स हो चुका है, मैंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया तो मैं क्या करूं, तो इंजेक्टेबल्स विल बी एक्टिंग एज अ वन ऑफ द वेरी गुड यू कैन से सर्वाइवर, ठीक है, फॉर अस। सो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि इट कैन बी यस ईस्ट्रोजन बेस्ड हो सकता है, हमें पता है कि माइट बी एन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को सीधे इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। पर किसी किसी को ऐसा होता है यार इंजेक्शन नहीं लेना यार, तो उसमें एक और चीज आ जाती है, दैट इज द इम्प्लांट्स। एक सिलिकॉन बेस्ड छोटे छोटे कैप्सूल जैसे रहते हैं जो कि सीधे डर्मिस, ये चमड़ी के नीचे सीधे प्लेस कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, और धीमे 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 से उसमें से ये हॉर्मोन्स निकलती रहती है, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बो, ठीक है, वो निकलता रहता है। और इससे क्या होगा, वापस से वही सारी चीजें
ठीक है, वही सारी चीजें जो कि हम लोगों ने पिल्स में देखी थी। पिल्स में कैसा देखा था कि भाई हम लोग देखेंगे कि इम्प्लांटेशन नहीं होने वाला है ना, या फिर ओव्यूलेशन नहीं होने वाला, या फिर वो जो यूटेरस है उसका पूरा एनवायरमेंट बर्बाद कर देने वाला। बिल्कुल वही चीज यहां पे होने वाली है। ठीक है, सो यस, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी मच इफेक्टिव। एंड अब लोग देखते हैं कि इसका टाइम ड्यूरेशन भी अच्छा खासा रहता है कि भाई इसका लॉन्ग टर्म तक के लिए चल जाएगा। ठीक है, बहुत भी लॉन्ग टर्म नहीं, बट अच्छे खासे टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट थिंग हम लोग यहां पे देखते हैं कि इट इज कॉल्ड एज योर, ये देखिए लिखा हुआ है ना, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, कि यदि 72 घंटों के अंदर 72 आवर्स ऑफ कॉइटस, ये यदि इस कॉम्बो को ले लिया जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, आप बच जाओगे। ठीक है, ओके, सो यस, दिस will avoid the pregnancy। और ये कब दिया जाता है? ओके, दिस इज बेसिकली गिवन ड्यूरिंग द रेप या फिर कैजुअल इंटरकोर्स, जहां पे कोई निरोध यूज नहीं किया हो, उस दौरान ये चीज आपको बचा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे आ जाते हैं लास्ट मेथड की तरफ, दैट इज योर सर्जिकल मेथड। मतलब यहां पे सर्जरी के बारे में बात चलेगी भैया। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे, ये टेम्पररी वाली बात आ जाती है, नसबंदी जिसको बोलते हैं नॉर्मल हिंदी में। ठीक है, पूरा पूरा ब्लॉकेज, इसके बाद और वो जो कपल है वो माँ बाप नहीं बन सकते। यदि आप, ये कब किया जाता है? जनरली ये तब किया जाता है जब मान लीजिए कि 2 बच्चे हो चुके हैं और अब आप एकदम प्लान्ड हो कि अब और बच्चे नहीं चाहिए, तब ये किया जाता है। ठीक है, हम यहां पे क्या देखेंगे, हम यहां पे देखेंगे कि ये गैमेट्स को ब्लॉक कर देगा, भाई निकलने नहीं देगा, जो करना है कर लो। ठीक है, एंड इट इज वेरी मच इफेक्टिव इन नेचर। यदि मेल में करे तो हम लोग इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी, जिसको पहले पढ़ेंगे, फिर ट्यूबेक्टॉमी की जो महिलाओं में की जाती है। ठीक है, पहले वैसेक्टॉमी देख लेते, क्या करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि वास डिफरेंस को पहले मोड़ दिया जाता है और मोड़ने के बाद उसको काट दिया जाता है और उसको प्लग लगा दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म यहां पे बन रहे हैं वो स्पर्म ऊपर ही ना जा पाए। अब ऊपर नहीं जा पाएंगे, बात ही खत्म। अब स्पर्म ही नहीं निकलने वाला तो क्या ही फर्क पड़ता है, भले आप जितना इंटरकोर्स करना हो कर लीजिए, स्पर्म तो आने नहीं वाला है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इफेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट थिंग, यहां पे ट्यूबेक्टॉमी के बारे में बात करें तो क्या कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो ये लोग फैलोपियन ट्यूब को लेते हैं और ये लोग उस फैलोपियन ट्यूब को काट लेते हैं और काट के देखिए रिबन लगा दी गई है, काट के रिबन लगा दी गई है। ठीक है, क्लिप कर देते हैं, दैट्स इट। अब हम लोग देखेंगे कि ओवेरीज से जो एग है वो बाहर आएगी ही नहीं, आ ही नहीं सकती। दिस इज कॉल्ड एज योर ट्यूबेक्टॉमी। कैसे याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे बेसिकली डू। नाउ इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिल जाती है। ये इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन बेस्ड, इससे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लोग इसको ज्यादा प्रिफर नहीं करते। पर जो सबसे ज्यादा प्रिफर किया जाता है वो है आईयूडीज। ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। बट जो साइड इफेक्ट्स आती है, ये सारी दवाइयां, इम्प्लांट्स, इंजेक्शंस, उसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है नौशिया। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है नौशिया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एब्डोमिनल पेन, क्योंकि अंदर अंदर क्रैम्प्स। नेक्स्ट थिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब कि कभी भी ब्लीड आउट होना चालू हो जाता है वाजाइना के थ्रू। यहां पे हमने देखते हैं इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कि भाई जो हमें पता है कि एक तारीख होती है कि हाँ यार इस तारीख में मेंस्ट्रुअल फ्लो होने वाला है, पर वो तारीख मिस हो जाता है, बाद में होता है या पहले ही हो जाता है, तो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी आ जाती है। नेक्स्ट थिंग, क्योंकि हॉर्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यार, तो ये तो होना ही है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगेन हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा खतरनाक। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो अगला टॉपिक है एमटीपी के बारे में। बहुत ही दुखदाई ये कंडीशन होती है जहां पे बच्चे को गिराना पड़ता है। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में इसको अबॉर्शन बोलते हैं। चलो देखते हैं क्यों करने की आवश्यकता पड़ सकती। यहां पे हम देखते हैं दैट इट इज कॉल्ड एज द वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कि अपनी इच्छा से प्रेगनेंसी जो आ चुका है उसमें उस बच्चे को गिरा देना। ठीक है, इसको नॉर्मली अबॉर्शन बोलते हैं। हर साल दुनिया में लगभग 45 to 50 मिलियन एमटीपीस की जाती है, जो कि
1/5 ऑफ द चाइल्ड्स पॉपुलेशन है, ठीक है, 1/5 जो जितने भी प्रेगनेंसीज होती है उसकी 1/5 तो सिर्फ और सिर्फ अबॉर्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि हाँ, ये चीज मुझे पता है कि वो पॉपुलेशन को कम करने में मदद तो करती है, बट हर कोई अबॉर्शन लेना नहीं चाहता। तो कुछ कंडीशंस होती होगी, कुछ वजह होती होगी, उन सब के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले। बहुत सारी कंट्रीज में तो ये लीगलाइज भी नहीं है, ओके क्यों? क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया। एथिकल मतलब मॉरल वैल्यूज आ जाती है, हमारी शिक्षा, हमारा ज्ञान, ठीक है, हमारी रिलीजियस नॉलेज, हमारे सोशल इश्यूज, ये सब हमें अबॉर्ड नहीं करने देती, ठीक है। पर फिर भी करना पड़ सकता है कुछ रीजंस की वजह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज तो किया था 1971 पे, पर बहुत सारे शर्तें लागू पड़ी हैं, ठीक है, कि भाई बहुत सारी शर्तें हैं, यदि इन कंडीशंस पे हुआ तो चलेगा, आप एबॉर्शन करवा सकते हो, वरना नहीं करवा सकते। तो यहां पे जरा देखते हैं कि क्यों। सबसे पहले अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि भाई आपको वो बच्चा चाहिए नहीं था बट बच्चा हो गया अचानक से। क्यों हो सकता है? शायद जो भी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज किया था वो डिवाइस बराबर तरीके से काम नहीं किया, आईयूडीज यूज की थी वो बराबर काम नहीं कर पाया और प्रेगनेंसी दे गया, तो इसके वजह से हो सकता है। सो दिस कैन बी अ वन रीजन। नेक्स्ट थिंग, रेप विक्टिम्स, ठीक है, रेप की वजह से जो प्रेगनेंसी आती है उसमें आप बच्चे को गिरा सकते हो, यस इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग हम लोग यहां पे देखते हैं दैट इट इज essential in cases where continuation of pregnancy can be harmful to the mother or to the fetus or both। मतलब ये शायद जानलेवा हो जाए, मां के लिए भी जानलेवा हो जाए और बच्चे के लिए भी जानलेवा हो जाए, या दोनों के लिए जानलेवा हो जाए, तो उस टाइम पे अबॉर्शन करवाना एक बेटर ऑप्शन है। नाउ द पॉइंट दैट कम्स इज कि आप यदि अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि पहले के 3 मंथ्स, ओके, या फिर जिसको हम बोलते हैं 12 वीक के अंदर तक यदि आप अबॉर्शन करवाते हो तो ठीक है, क्योंकि वो मां के बॉडी को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। पर यदि 12 हफ्तों के बाद एमटीपी की जाए तो वो मां के लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है, मां के हेल्थ के लिए, मां शायद आगे चल के वो वापस से प्रेग्नेंट ना हो पाए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले 3 महीने के अंदर करो तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट थिंग, नाउ मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड इलीगली, ये तो आपको पता ही रहेगा, भारत है, पैसे डालो हर काम हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज भी इलीगली बहुत ज्यादा होती है, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एमनियोसेंटेसिस लोग करवाते हैं, आपको पता रहेगा एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एक इंजेक्शन के हेल्प से मां के पेट से एमनियोटिक फ्लूइड लगभग 10 ml जितना निकाल लिया जाता है। वो 10 ml में से फीटल सेल निकाल लिया जाता है, ओके, फीटस के कुछ सेल्स ले लिए जाते हैं और उसमें से फिर पूरा कैरियोटाइपिंग कर डालते हैं, पता चल जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, या क्रोमोसोमल एबरेशंस कुछ है या नहीं है, या क्या उसको डाउन सिंड्रोम है या क्लिनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है, कुछ भी चीजें पता चल सकती है, राइट। सो ये सारी चीजें पता चल सकती है और लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं कि भाई लड़की है तो एक काम करो बच्चा गिरा दो, राइट। तो ये बहुत इलीगल काम इधर तो चलता ही है, कुछ नहीं कर सकते ना। करेंगे भाई करेंगे, हमारा जनरेशन आगे आ रहा है, जरूर कुछ करेंगे, राइट नाउ। पर इस कंडीशन में हम देखते हैं कि वो दोनों के लिए जानलेवा हो सकती है, कि लाइक मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इवन फॉर द मदर, इवन फॉर द फीटस। दैट्स वाई एमनियोसेंटेसिस भी थोड़ा सा तो रिस्की है, क्योंकि हो सकता है कि उसका निडल बच्चे को लग जाए, राइट। तो हर एक लोग ये एमनियोसेंटेसिस भी प्रिफर नहीं करते। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 टू रिड्यूस लीगल अबॉर्शन। यहां पे इन लोगों ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए वापस से एक रिवाइज्ड पॉलिसीज निकाली 2017 में कि क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये लोग अबॉर्शन करवा सकते हैं और कौन कौन लोग अबॉर्शन नहीं करवा सकते, ठीक है। इधर भी वही चीज बताई गई है कि पहले 12 हफ्तों के अंदर यदि अबॉर्शन करवाए तो ठीक है, हाँ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ऑफ कोर्स एडवाइस चाहिए, ओपिनियन चाहिए, तब ही वो अबॉर्शन करवा सकती है, ठीक है। और यदि 12 हफ्तों के बाद एमटीपी करवा रही है,
12 से 14 हफ्तों में करवा रही है तो उसको दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपना ओपिनियन लेना पड़ेगा कि क्या मैं कराऊं या ना कराऊं, मेरे लिए क्या खतरनाक हो सकता है, क्या बेनिफिशियल हो सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए। ठीक है, अब ये सब तो हम लोग समझ गए कि हाँ यार एमटीपीज में क्या क्या रीजंस है, क्या क्या होने वाला है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉल्ड एज योर एसटीडीज। ज्यादा विस्तार में एनसीईआरटी ने कुछ बताया नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत डिजीज बताए, थोड़े बहुत एग्जांपल्स बता दिए, दैट्स इट, खत्म कर दिया। तो चलो थोड़ा देखते हैं ये एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली क्या क्या शब्दें यूज की गई है। तो इन्होंने ये बताया कि कुछ कुछ जो बीमारियां हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो सकती है, और उन डिजीजों को उन्होंने नाम दे दिया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, नाउ उसके अलग अलग नाम भी हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस भी उसको बोला जाता है, ठीक है, या फिर उसको बोला जाता है दैट इज योर वेनरल डिजीजेस। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन जिसको आरटीआईज के नाम पे भी बोला जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स बता दिए हैं, दैट इज योर गोनोरिया, सिफाइलिस, ओके, उसके बाद हर्पिस बोल दिया गया है, वॉट्स के नाम पे दे दिया गया है, एचआईवी के वजह से एड्स, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक बोल दी गई, और ये है भी यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। बात करते हैं आगे। हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय, अब ये जो हेपेटाइटिस बी जो है, जो सबसे ज्यादा इंडिया में कॉमन है, और जो एचआईवी है वो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी का निडल यूज कर लिया हो, या फिर उसका गंदा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे सर्जरी कर रहे हैं वो एक गंदा, एक बंदे को एड्स था और बराबर सफाई नहीं हुई है और वही निडल से आपको भी ट्रीट किया गया है, तो आपको हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, हो सकता है कि आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान किसी एचआईवी पेशेंट का खून अपने ऊपर चढ़ा लिया हो, या फ्रॉम मदर टू फीटस, मतलब मां से बच्चे में भी आ सकता है। ठीक है, सो मतलब डायरेक्टली ब्लड कांटेक्ट में आया तो भाई साहब कतई पॉसिबिलिटी है कि आपको भी एड्स हो जाए। सो बहुत ध्यान रखना है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट नहीं होने देने। नेक्स्ट, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस एंड एचआईवी, ऑल अदर डिजीजेस आर क्योरेबल। सब कुछ क्योरेबल है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना है डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाओगे तो ही बराबर होगा, वरना वापस से प्रॉब्लमैटिक, राइट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, इसलिए ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है कि अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग देखते हैं अर्ली सिम्टम्स के नाम पे जेनाइटेलिया एरिया पे बहुत ज्यादा ईचीनेस आ सकता है, वहां से थोड़े बहुत फ्लूइड्स निकल सकते हैं, खास करके वजाइनल फ्लूइड्स कुछ ज्यादा ही निकलने लगते, हल्का सा दर्द, हल्की सी सूजन, ये सारी चीजें हो सकती है जेनाइटल एरियाज में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ओके, लोग अक्सर ये वाले पॉइंट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा भाई, लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि भाई सोशल स्टिग्मा आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना यार, उनको बोलने दो, बट आपको आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है गाइस। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा लगे कि यार ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं मैच खा रहे, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अपने आप को ठीक कीजिए। बढ़ गया ना तो सीन गंभीर हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई कीप इन माइंड अबाउट दिस, ओके। तो तुरंत कंसल्ट करना है डॉक्टर के पास, और दिस लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस सच एज योर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, ओके, इनफर्टिलिटी, कैंसर्स, कुछ भी हो सकता है। देख रहे हो, जब तक अर्ली सिम्टम्स है तब तक आप अपने आप को ट्रीट करवा लीजिए। यदि कोई गंभीरता आ गई ना गाइस, ये सारे प्रॉब्लम्स होने में टाइम नहीं लगेगी गाइस, ये प्रॉब्लम और ज्यादा भारी पड़ेगा। ओके, नाउ बचना कैसे, ये तो बता दिया सर कि ये होता है, बट अब बचेंगे कैसे। तो बचने के लिए ऑलवेज यू शुड नो कि कोई अननोन पार्टनर के साथ या मल्टीपल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स नहीं करना है। ठीक है, जानबूझ के ऐसी गलत काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ठीक है, ऑलवेज यूज अ कॉन्डम ड्यूरिंग योर कॉइटस, हमेशा कॉन्डम्स यूज करें, प्रिकॉशन लेना ही नहीं, रिस्क मांगता ही नहीं है। ठीक है, नाउ यदि आपको कभी भी ऐसा लगे, कोई डाउट है, तो तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और अपने आप को ट्रीट कीजिए। ठीक है, खास करके ये 15 से लेके 24 साल के उम्र के लोगों के लिए ये एसटीडीज बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है।
और ये देखने में भी मिलता है क्योंकि ये एक ऐसा स्लॉट है जहां पे लोग मनमौजी होते हैं, भाई कुछ भी करेंगे, राइट। सो इस सब चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देना है। टॉकिंग अबाउट इनफर्टिलिटी, जो आजकल दुनिया में बढ़ते चले जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लोगों का क्या कहना है कि भाई आराम से थोड़ा सा उम्र जाने दो, पहले अपने आप को सेटल कर लेते हैं, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे करेंगे, और उतने में हो जाती है बहुत देर। और प्लस हमारा जो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल है गाइस, ठीक है, ये मॉडर्न लाइफस्टाइल ने इनफर्टिलिटी को बढ़ा रहा ही है, आई मस्ट से दैट, राइट। तो हम लोग यहां पे देखते हैं कि जहां पे एक कपल 2 साल से कोशिश तो कर रहे हैं पर बच्चा नहीं हो पा रहा है, तब हम लोग बोलेंगे कि इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, ठीक है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि यस दे आर टेक्निकली फेसिंग सम प्रॉब्लम। यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, किस वजह से हो सकता है, देयर कैन बी सम कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, ठीक है, ड्रग्स की वजह से, इम्यूनोलॉजिकल इश्यू, फिजियोलॉजिकल इश्यूज, किसी भी कंडीशन की वजह से, या फिर मेल या फिर फीमेल, वो कपल में से किसी भी एक या दोनों को ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जरा देखते हैं उसके लिए लोगों ने क्या किया है। तो लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया तरकीब निकाल ली है, दैट इज कॉल्ड एज योर आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब इसमें पूरा विस्तार में बात करते हैं कि आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है ना, बहुत आसमान चूम रही है। तो ये टेक्नोलॉजी में क्या है, जरा बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट आर्ट, आर्ट में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आईवीएफ के बारे में, राइट। आईवीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे गिफ्ट, फिर हम लोग देखेंगे आईसीएसआई, देन वी विल टॉकिंग अबाउट एआई एंड सेरोगेसी। सबको एक एक करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। यहां पे सबसे पहली चीज आ जाती है आईवीएफ में। तो क्या किया जाता है कि ओवा लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है, और इसको टेस्ट ट्यूब में दोनों को मिक्स किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब हो जाता है इन लैब और इन सम आर्टिफिशियल कंडीशन, ओके, और इन सम आर्टिफिशियल मैनर। इसको शरीर के बाहर, ठीक है, आउटसाइड द लिविंग बॉडी हम लोग इसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, और एक बार फर्टिलाइज हो जाए फिर उस जाइगोट को आप वापस से फीमेल के अंदर इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, वन इज कॉल्ड एज योर जिफ्ट एंड द अनदर वन इज कॉल्ड एज योर आईयूटीज। लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, या टॉकिंग अबाउट जिफ्ट। जिफ्ट में क्या होता है, मान लीजिए कि ये जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट होके 8 ब्लास्टोमर बन रहे हैं, मतलब 8 सेल स्टेज, एक छोटा सा स्टेज बन रहा है, तो तुरंत वो जो जाइगोट है उसको डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है, ठीक है। मतलब कि जो स्पर्म और एग है उन दोनों को फ्यूज करेंगे टेस्ट ट्यूब में, और फिर जैसे ही दिखेगा कि भाई 8 सेल्स बन चुके हैं तो उसको लेना है और लेके मदर के सीधे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देना है। और दूसरा जो आ जाता है वो है कि यदि 8 से ज्यादा सेल्स बन जाए तो क्या करना है, मतलब लगभग 16 या 32 सेल्स बन जाए तो क्या करना है, तो वो सेल को अब फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने की जरूरत नहीं, वो सेल को आप बस यूटेरस तक पहुंचा दीजिए, इसीलिए इसका नाम है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। या फिर आप यूटेरस में ट्रांसफर कीजिए यदि सेल नंबर बढ़ गए, यदि सेल नंबर सिर्फ 8 सेल तक है तो सीधे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कीजिए, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये दोनों तरकीब है, ओके, एंड अटर आर्टिफिशियल मेथड, राइट। नाउ द थिंग दैट कम्स इज गिफ्ट। अब गिफ्ट में क्या होता है, नाउ द थिंग दैट हैपेंस इज कि हम यहां पे ओवम लेंगे, okay, then we will basically take a ovum from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum। तो मान लीजिए कपल है पर उसमें वाइफ जो है वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो किसी थर्ड पार्टी फीमेल में से ओवम लिया जाता है, उसके फैलोपियन ट्यूब से ओवम लेंगे और इस कपल की जो वाइफ है उसमें वो ओवम को इंसर्ट कर देंगे, राइट। तो मतलब किसी थर्ड पार्टी फीमेल का ओवम लेंगे और इसके डायरेक्टली ये ओवम को हम लोग उसके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल सेक्स करेंगे वो कपल, और उसके बाद स्पर्म उस ओवम तक पहुंचेगा, फ्यूज हो जाएगा, एंड फाइनली द बेबी विल कम आउट। बट द पॉइंट इज कि ये जो ओवम है वो उस कपल या उस वाइफ का नहीं है बल्कि कोई थर्ड पार्टी फीमेल का है, ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज योर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर, साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के बारे में बात हो रही है, राइट, साइटोप्लाज्म के बारे में बात हो रही है और स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करना है। तो यहां पे क्या करते हैं, एक सिंगल स्पर्म लेते हैं और आप यहां पे नीचे की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि दे हैव बेसिकली टुक अ एग और एक स्पर्म को पूरा पूरा इंजेक्ट कर दे रहे उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, मतलब कि पूरा फर्टिलाइजेशन तक का भी, पूरा इंसर्शन तक का भी काम आर्टिफिशियली करके देते हैं। फिर एक बार जाइगोट बन गया तो वापस से उसको फीमेल के अंदर आपने प्लेस करके आ जाएंगे, ठीक है। तो वापस एक सिंपल प्रोसीजर, ज्यादा कुछ नहीं है। ये तब किया जाता है जब स्पर्म में उतनी काबिलियत नहीं है कि वो छेद करके अंदर घुसे, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो स्पर्म को जानबूझ के पूरा छेद करके पूरा अंदर ही घुसा देते कि ले भाई तू अंदर घुस जा, अब आगे का तो प्रोसेस कर ले, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट, तेजस बीच में रुका हूं, अरे अटक गया यार। बात करते हैं एआई के बारे में। तो एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन का मतलब तो आपको पता होगा, ठीक है। इंसेमिनेशन मतलब सीमेन को अंदर डालना, पर आर्टिफिशियल तरीके से, ठीक है। ये कब किया जाता है, तो मान लीजिए कि अब होता कैसा है, आप लोगों ने शायद बीबी के वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। उसमें होला को ये प्रॉब्लम थी कि उसका जो बुमरा था वो गुमराह हो गया, याद आ रहा है वो डायलॉग, ठीक है। उसका बुमरा गुमराह हो गया था, तो उसमें ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, ठीक है, जहां पे पेनिस बराबर इरेक्ट ना हो पाए, ओके। या फिर ऐसा हो जाए कि भाई स्पर्म काउंट काफी ज्यादा कम है या उतना ज्यादा बराबर नहीं है, तब ये किया जाता है, ठीक है। तब हम लोग करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसमें करना क्या होता है, तो तुरंत ये जो सीमेन जो होता है वो हस्बैंड से या कोई थर्ड पार्टी डोनर से कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद उसको डायरेक्टली फीमेल के वजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ओके। या फिर इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब डायरेक्टली स्पर्म लेके पूरे यूटेरस में स्पर्म को इंजेक्ट कर देना, ठीक है। हाँ, यदि जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि भाई लो स्पर्म काउंट हो, ओके, एंड वो फीमेल के अंदर सीमेन ना पहुंचा पाए, तब इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसका अभी हमने देखा है ना, तो ये सारे टाइम के दौरान ये किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सेरोगेसी। अब ये होता कब है, जब मां एग तो प्रोड्यूस कर पाती है बट उसका जो यूटेरस है ना वो बराबर नहीं है, वो बच्चे को डेवलप नहीं कर पा रही, बार बार बच्चा एबॉर्ट हो जा रहा है, ओके, नेचुरली अबॉर्ट। तो उस टाइम पे क्या करती है मां, अपना ये क्या बोलते हैं ओवम देती है, मेल जो है वो अपना स्पर्म देता है, दोनों बाहर फ्यूज करते हैं, पर इससे जो जाइगोट बनता है ना वो मां के अंदर नहीं बल्कि कोई सेरोगेट मदर, मतलब कोई दूसरी थर्ड पार्टी फीमेल के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। सो दैट मदर विल बी कॉल्ड एज, जो ये सिर्फ उसका काम कुछ भी नहीं, उसका काम सिर्फ ये कपल के बच्चे को, ये जाइगोट को डेवलप करना, बच्चे को बड़ा करना। दिस इज कॉल्ड एज योर सेरोगेट मदर्स, ठीक है। और ये सेरोगेसी बहुत ही ज्यादा कॉमन हो रहा है। इस पे पर कर देते भाई, कॉन्ट्रैक्ट विंट्रैक्ट लगा देते कि भाई ये तुम्हें खाली 9 महीने तक ध्यान रखना है, उसके बाद ये बच्चा हमारा, ये वो करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दे गेट पेड, द सेरोगेट मदर गेट पेड फॉर इट, ठीक है। सो यस, जैसे कि आपने देख लिया, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा दो या फिर इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो करवा दो और फिर आईवीएफ, दैट्स इट। पूरा वो जो जाइगोट है उसको सेरोगेट मदर के अंदर इंसर्ट कर दीजिए, दैट्स इट। नेक्स्ट थिंग, प्रॉब्लम ऑफ आर्ट। आपने आर्ट इतने सारे तो पढ़ लिए, पर दिक्कतें क्या क्या है, तो पहली बात तो ये आ जाती है कि भाई बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल चाहिए, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये जितना सुन के सिंपल लग रहा है कि एस्पर्म लो है, ग्लो फ्यूज कर दो लैब में खत्म, ये इतना सिंपल नहीं होता, उसका लैब सेटअप करते करते बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, एंड इट इज वेरी डेलिकेट प्रोसेस, वेरी डेलिकेट, सेंसिटिव, ओके।
नेक्स्ट थिंग हम लोग देखते हैं कि इसीलिए बहुत ही कम ऐसे सेंटर्स आजकल देखने को मिल रहे हैं, पर हाँ ये सेंटर्स धीमे धीमे बढ़ भी रहे हैं क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है तो आर्टिफिशियल मेथड ही, तो ये सब प्रॉब्लम्स होना तो जायज है, राइट। सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड? यदि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जहां पे आपको लग रहा है कि यार बच्चा नहीं हो रहा, द बेस्ट प्रोसेस इज टू टेक अ लीगल एडॉप्शन। किसी और के बच्चे को, किसी अनाथ को अडॉप्ट कर लीजिए और अपने जो भी पेरेंटहुड है उसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। सो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा चैप्टर कर दिया है खत्म, हमारा यूनिट 1 हो चुका है खत्म। अब आप लोग मेगा अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए, महाअग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। पूरे चैप्टर 1 को रिवाइज कीजिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पूरा देख लीजिए। पूरे यूनिट का रहेगा कंप्लीट टेस्ट इन अवर अपकमिंग वीक। एंड यदि पसंद आया तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए। टिल देन पीस आउट।